तो इस टेबल में तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो समरी की सूरत में मौजूद है, यानी रिलेशनशिप रेजिस्टर के लिए क्या है, कैपेसिटर के लिए क्या है और इंडक्टर के लिए क्या है। ये सारे रिलेशनशिप जो है वो एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला रिलेशन जो है वो वोल्टेज और करंट का है, यानी कि वोल्टेज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट। फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ करंट। तो रेजिस्टर के लिए तो ओम्स लॉ, मशहूर ओम्स लॉ आपको याद ही है, V इज इक्वल टू IR, यानी कि रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अब आते हैं कैपेसिटर के वोल्टेज की तरफ। कैपेसिटर का जो वोल्टेज का फॉर्मूला है, जो मैं कैपेसिटर पढ़ाते वक्त मैंने आपको पढ़ाया था, वो था V इज इक्वल टू 1/C इंटीग्रल ऑफ IDT। अब देखें, कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है तो उस वक्त जो उसका इनिशियल वोल्टेज होता है, स्टार्टिंग वोल्टेज जिसे आप कहते हैं, एट t इज इक्वल टू 0, यानी वो टाइम इंस्टेंट जब कैपेसिटर ने चार्जिंग स्टार्ट की, एट t इज इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो बनना शुरू होता है, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो उस वक्त जो वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं V ऑफ T नॉट। यानी कि इनिशियल वोल्टेज। यह है इनिशियल वोल्टेज, ठीक है जनाब। तो V ऑफ T नॉट कैपेसिटर का वो वोल्टेज है जो कि इनिशियल टाइम इंस्टेंट पर है, एट t इज इक्वल टू T नॉट, यानी कि जब टाइम इंस्टेंट इनिशियल टाइम इंस्टेंट है, जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ है, जब कैपेसिटर का वोल्टेज बनना शुरू हुआ है, उसके बाद एक टाइम पीरियड पे आके कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल T, यानी एट t इज इक्वल टू T कैपिटल T। ये वो फाइनल टाइम है, ये वो फाइनल टाइम इंस्टेंट है जब कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो गया है। इस वक्त जो कैपेसिटर का वोल्टेज है उसका फॉर्मूला है 1/C इंटीग्रल ऑफ I ऑफ T dt। तो ये फाइनल टाइम इंस्टेंट पे कैपेसिटर का जो वोल्टेज है ये उसका फॉर्मूला है 1/C इंटीग्रल ऑफ I ऑफ T dt। अब ये I ऑफ T dt में आप ये देखें कि इंटीग्रल की दो लिमिट्स होती हैं, एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट यहां पर है T नॉट, अपर लिमिट यहां पर है T। तो T नॉट लोअर लिमिट है, यानी वो टाइम इंस्टेंट जो कि इनिशियल टाइम है, और T जो है वो फाइनल टाइम है। तो इनिशियल टाइम से लेकर फाइनल टाइम के दौरान कैपेसिटर का जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज बना है, वो है I ऑफ T dt, यानी 1/C इंटीग्रल ऑफ I ऑफ C dt। तो दोनों वोल्टेजेस का आप सम करेंगे, यानी V ऑफ T नॉट जो कि इनिशियल वोल्टेज है, जो कि इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट हुआ है, और वो वोल्टेज जो कि फाइनल टाइम इंस्टेंट पे फाइंड आउट हुआ है, दोनों वोल्टेजेस का आप सम करेंगे तो आपको जो है वो कैपेसिटर का वोल्टेज मिलेगा, टोटल वोल्टेज जो कि V है। समझ में आई बात आपको? ये है कैपेसिटर का वोल्टेज V, जो कि फाइनल वोल्टेज और इनिशियल वोल्टेज दोनों वोल्टेजेस का सम है, ठीक है। V ऑफ T नॉट इनिशियल वोल्टेज है
और 1/c इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ टी डी टी फाइनल वोल्टेज है। तो इन दोनों वोल्टेजेस का ये सम है। अब आते हैं इंडक्टर के वोल्टेज की तरफ। इंडक्टर के वोल्टेज का फॉर्मूला मैं पहले भी आपको अभी इंडक्टर के टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंडक्टर के वोल्टेज का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। V इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, यानी आप चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे इंडक्टेंस के साथ, तो आपको इंडक्टर का वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, इंडक्टर का टॉपिक जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि जब आप चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि डी आई ओवर डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे इंडक्टेंस के साथ, तो आपको इंडक्टर के वोल्टेज का फॉर्मूला मिलेगा। तो इंडक्टर का वोल्टेज बराबर है एल डी आई ओवर डी टी। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं हम करंट, फॉर्मूला ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब हम देख रहे हैं फॉर्मूला ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है जनाब, तो इसी टेबल को आपने फॉलो करना है। अब इस टेबल में आप देखें कि करंट के क्या फॉर्मूले हैं। यानी फॉर्मूला ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अब रेजिस्टर के लिए हम करंट का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ये बराबर है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है जिसको हमने रीअरेंज किया है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, ये हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन आर। उसके बाद कैपेसिटर के करंट का फॉर्मूला कैपेसिटर वाले कॉलम में देखें आप, ये मैं पढ़ा चुका हूं जब मैं आपको कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा रहा था। कैपेसिटर का करंट है I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। यानी कि चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। मैंने पहले भी पिछली क्लासेस में आपको ये बात समझाई है कि डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। हम डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। स्मॉल चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे कैपेसिटेंस के साथ, तो आपको मिल जाएगा करंट ऑफ अ कैपेसिटर। I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीवी बाई डी टी को आप मल्टीप्लाई करा देंगे कैपेसिटेंस के साथ, तो आपको मिल जाएगा करंट ऑफ अ कैपेसिटर। अब देखते हैं करंट ऑफ एन इंडक्टर का फॉर्मूला। करंट ऑफ एन इंडक्टर, अच्छा जी, इंडक्टर के करंट का फॉर्मूला मैंने आपको उस वक्त पढ़ाया था जब मैं आपको इंडक्टर का टॉपिक पढ़ा रहा था, और ये था I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल ऑफ V ऑफ t dt। ठीक है, I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल ऑफ V ऑफ t dt। ये फॉर्मूला मैंने आपको इंडक्टर के करंट के लिए पढ़ाया था। I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल ऑफ V ऑफ t dt एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है I ऑफ t नॉट।
आई ऑफ टी नॉट, आई ऑफ टी नॉट जो है वो इंडक्टर का करंट है एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे जब इंडक्टर में एनर्जी इंड्यूस होना शुरू हुई है, जब इंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होना शुरू हुआ है। फिर एक पॉइंट पर आकर जो है वो चार्ज जब मैक्सिमम इंड्यूस हो जाएगा इंडक्टर में, जब एनर्जी इंडक्टर में मैक्सिमम इंड्यूस हो जाएगी, तो उस वक्त जो इंडक्टर का करंट होगा वो होगा 1/L इंटीग्रल ऑफ वी ऑफ टी डी टी। जी, मैं आपका सवाल लेता हूँ, एक मिनट बेटा, जरा मुझे समझाने दें, फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ, ठीक है। तो टी नॉट वो टाइम इंस्टेंट है जो कि इनिशियल टाइम इंस्टेंट है, जब इंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हुआ है, जब इंडक्टर में एनर्जी इंड्यूस होना स्टार्ट हुई है, तो इस टाइम इंस्टेंट पे जो इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है वो है आई ऑफ टी नॉट। उसके बाद जो फाइनल टाइम इंस्टेंट होगा, जो फाइनल टाइम होगा जब इंडक्टर में इंड्यूस होने वाली एनर्जी, जब इंडक्टर में इंड्यूस होने वाला चार्ज मैक्सिमम होगा, पीक होगा, तो उस वक्त जो करंट फ्लो कर रहा होगा इंडक्टर में वो होगा आई ऑफ टी, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है 1/L इंटीग्रल ऑफ वी ऑफ टी डी टी। लोअर लिमिट इसकी है टी नॉट, अपर लिमिट इसकी है टी। इंटीग्रल की दो लिमिट्स होती हैं, एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट है टी नॉट और अपर लिमिट है टी। टी नॉट लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है टी। तो लोअर टाइम यानी इनिशियल टाइम इंस्टेंट और फाइनल टाइम इंस्टेंट के दरमियान जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी लूज हुई है, जो इंड्यूस हुई है इंडक्टर के अंदर, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है जिसकी वजह से करंट का फ्लो मुमकिन है, वो करंट है 1/L इंटीग्रल ऑफ वी ऑफ टी डी टी, ठीक है। उसका ये फॉर्मूला है। तो इनिशियल करंट फाइनल करंट दोनों को सम करेंगे तो आपको मिलेगा करंट ऑफ एन इंडक्टर। ये है करंट ऑफ एन इंडक्टर। क्लियर हो गई बात। अब मजीद इसके रिलेशनशिप्स देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लूँ स्टूडेंट का। बेटा आपका माइक मुझे शो नहीं हो रहा है, आप जूम की सेटिंग्स ठीक करें ताकि आपका माइक मुझे शो हो। बेटा रेडमी मोबाइल जिनका है उनसे कहें जूम्स की सेटिंग ठीक करें। जब तक आप अपने मोबाइल में जूम्स की सेटिंग ठीक नहीं करेंगे आपका माइक मुझे शो नहीं होगा, ना मेरी आवाज़ आप तक आएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि पावर और एनर्जी का क्या फॉर्मूले हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए। पावर और एनर्जी के क्या फॉर्मूले हैं। पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, और दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों फॉर्मूले हमने ओम्स लॉ की मदद से बनाए हैं। ओम्स लॉ ने जो है वो सिर्फ वोल्टेज के लिए फॉर्मूला नहीं बनाया, ओम्स लॉ की मदद से हमने करंट का फॉर्मूला भी बनाया, और ओम्स लॉ की मदद से हमने पावर और वोल्टेज की भी फॉर्मूला बनाए हैं। पावर के फॉर्मूला बनाए इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज। याद करें मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ पाई चार्ट पढ़ाया था इनिशियल क्लासेस में, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा पाई चार्ट बनाकर दिखाया था, और मैंने आपसे कहा था कि ओम्स लॉ रेजिस्टर के लिए भी तीन फॉर्मूले प्रोवाइड करता है, यानी ओम्स लॉ की मदद से हम रेजिस्टर के लिए तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। करंट के लिए बनाए थे हमने, वोल्टेज के लिए तीन फॉर्मूले बनाए थे, और पावर के लिए भी तीन फॉर्मूले बनाए थे।
याद है ना आप लोगों को? पावर का जो पहला फॉर्मूला था ओम्स लॉ की मदद से, वो था वी आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। दूसरा फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला हैं। उसके बाद आप देखें एनर्जी यानी कि पावर जो है वो कैपेसिटर की, उसका फॉर्मूला है 1/2 सी वी स्क्वायर। वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर, यानी आप वोल्टेज का स्क्वायर लें, कैपेसिटर के वोल्टेज का स्क्वायर करें, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें कैपेसिटेंस से, फिर उसको डिवाइड करवा दें 2 से, तो ये बन जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। इसी तरह इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 एल आई स्क्वायर। 1/2 एल आई स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की तरफ। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें क्या हो रहा है। रेजिस्टर का जब टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको जो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था वो ये था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बराबर होती है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस के। यानी अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, वो होगी R1 प्लस R2। इसी तरह जब मैंने आपको इंडक्टर का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर दो इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगी वो बराबर होगी L1 प्लस L2। यानी दोनों इंडक्टेंसेस का सम, दो इंडक्टर जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बराबर होगी L1 प्लस L2। इसी तरह जब मैंने आपको कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको ये कहा था कि दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करवाई थी और ड्राइव भी करवाई थी। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी 1/CEQ इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CEQ 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, अब ये 1/CEQ यानी कि 1/ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2। इसको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को सॉल्व करेंगे, यानी दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये वाला फॉर्मूला आएगा। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है।
यानी जब दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हों तो क्या होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी मैंने आप लोगों को समझाई थी, 1/Req। (1/R1 + 1/R2). अब आप R1 और R2 का एलसीएम लें, दोनों को सॉल्व करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होगी R1R2/R1 + R2। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेने के बाद ये किसके बराबर आ गई, R1R2/R1 + R2। इसी तरह दो इंडक्टर्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बराबर होती है L1 L2/L1 + L2। दो इंडक्टर्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बराबर होती है L1 L2/L1 + L2। लेकिन कैपेसिटर के केस में उलट हिसाब है। जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो होती है C1 + C2, यानी टोटल कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटेंसेस का सम होती है C1 + C2। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, एट डीसी। अच्छा जी, डीसी पे आप देखें रेजिस्टर तो सेम रहता है, क्यों? क्योंकि एसी सर्किट में भी रेजिस्टेंस होती है, डीसी सर्किट में भी रेजिस्टेंस होती है। हाँ, कैपेसिटर की जो रुकावट है करंट के लिए, जैसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो एसी सर्किट में होती है, डीसी में नहीं होती। इसी तरह इंडक्टर की जो रुकावट है करंट के फ्लो में, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो भी एसी सर्किट में होती है, डीसी में नहीं होती। तो ये बात तो तय है कि एसी सर्किट में भी रेजिस्टेंस होती है और डीसी सर्किट में भी रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो एसी और डीसी में सेम है। अब आते हैं कैपेसिटर का बिहेवियर चेक करते हैं कि कैपेसिटर एट डीसी यानी डीसी के लिए कैसा बिहेव करता है। तो ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी जब मैं आप लोगों को कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज समझा रहा था। मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वो ओपन सर्किट बिहेव करता है फॉर डीसी। ओपन सर्किट का मतलब है कि देयर इज path break. It means there is no flow of current through a capacitor when it's DC analysis of a circuit. That's why capacitor behaves like open circuit for DC. लेकिन इंडक्टर के टॉपिक पढ़ाते वक्त जब मैंने आपको इंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बात समझाई थी, आप लोगों के नोटबुक्स में लिखी हुई भी होगी, कि इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी। शॉर्ट सर्किट का मतलब है लामहदूद, ला तादाद, यानी कि इनफाइनाइट करंट। जैसे आपके घरों में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, दो तार आपस में मिल जाते हैं, दो कनेक्शन आपस में मिल जाते हैं, आग भड़क जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त अ वेरी हाई करंट यानी कि लातादाद करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट के तौर पे इंडक्टर बिहेव करता है फॉर डीसी, यानी इंडक्टर में से डीसी जो है वो पास हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। इस टेबल का फायदा ये है कि इसमें बेसिक एलिमेंट्स यानी रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो समराइज फॉर्म में मौजूद है। क्लियर हो गई बात? तो फिर आज के लेक्चर हम यहीं तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में।